बेस थ्योरम को हम बेस रूल, बेस लॉस, बेस रीजनिंग भी कहते हैं। ये थ्योरम हम यूज करते हैं एआई में जब हमारे पास किसी भी चीज के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, या हमने गिवन इंफॉर्मेशन की बेस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना हो, तो तब हम बेस थ्योरम यूज करते हैं। दिस थ्योरम वाज नेम्ड आफ्टर थॉमस बेस। अब ये जो थ्योरम है हमारे पास, ये कंडीशनल और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पता है कि हम एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गिवन दैट के और दूसरा इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो गया हुआ हो। यानी कि ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर बी ऑलरेडी अकर हो गया। विद द नॉलेज ऑफ बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी देन दैट ए इज ऑलरेडी गिवन, यानी कि इसके ऑपोजिट की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल के हम कहते हैं कि हमने कैंसर के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन एज। तो हम हमारे पास अगर एज गिवन होगी या कोई गिवन इंफॉर्मेशन होगी, तो उसकी बेस पे हम एक डिजीज अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम ज्यादा एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने वेदर फोरकास्ट करना है और हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि लास्ट 3 डेज से जो वेदर है वो रेनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली गिवन इंफॉर्मेशन की बेस से हम एक्यूरेटली जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि ज्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे का वेदर भी रेनी होगा, नहीं तो क्लाउडी होगा। तो गिवन इंफॉर्मेशन, प्रीवियस इंफॉर्मेशन यानी कि एविडेंस की बेस पे हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेस थ्योरम का फॉर्मूला और इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट के हमारे पास बी हो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है कि ए और बी के साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड कर दें बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को अलोन, सिर्फ बी के अकर होने की। अगर हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें जो हमारे पास बेसिक मैथ्स का रूल होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो रही है। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालूं कि मेरे पास ए एविडेंट है और मैंने बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि ए गिवन है और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला भी मेरे पास है ए और बी के साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ओनली ए की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे ए गिवन है तो डिनोमिनेटर में मेरे पास ए आ जाएगा। इस पे भी हम प्रोडक्शन रूल अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर सकती हूँ कि मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों इक्वेशंस की मैं इजीली इनको इक्वेट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर लिखूं, इज इक्वल्स टू, और मैंने जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। और अब अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी को उठा के इधर ले जाऊंगी तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। और मेरे पास बेस थ्योरम जो है वो आ जाएगा, बेस एल्गोरिदम का फॉर्मूला आ जाएगा कि ए की प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करनी है व्हेन आई हैव गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अब इस फॉर्मूला के टर्म्स को हम सेपरेटली देख लेते हैं। जो हमारे पास ये टर्म है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है कि हमारे पास बी ऑलरेडी गिवन है तो उसके हिसाब से ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। और जो इसका ऑपोजिट है जिसको हम लाइक्लीहुड कहते हैं कि अगर ए गिवन है तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये इसको लाइक्लीहुड कहते हैं। और ये हमारे पास हाइपोथेसिस होता है जिसको हम ट्रू कंसिडर करते हैं और इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं। पी ऑफ ए हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ऑन सिर्फ पी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी विदाउट बी, यानी कि बी गिवन ना हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम एविडेंस भी बोलते हैं कि ये गिवन प्रोबेबिलिटी है। तो इन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं लाइक्लीहुड, प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। और जिसको कैलकुलेट करना होता है वो हमारे पास होती है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब इसको इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। What is the probability that patient has a disease meningitis with a stiff neck? अब हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि एक पेशेंट जो है उसको मेनिंगिटिस डिजीज है और साथ ही उसके जो नेक है वो स्टिफ है। ठीक है। अब डॉक्टर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डिजीज मेनिंगिटिस जो है उसकी वजह से पेशेंट की जो है वो स्टिफ नेक ऑलरेडी होगी। तो इसके चांसेस है हमारे पास 80%। नॉन दैट पेशेंट हैज अ मेनिंगिटिस डिजीज, उसके चांसेस है हमारे पास 1/30,000। एंड पेशेंट हैज अ स्टिफ नेक, उसके चांसेस है हमारे पास 2%। अब हम कंसिडर करते हैं कि जो डिजीज है हमारे पास उसको हम ले लेते हैं एज डी, और स्टिफ नेक को ले लेते हैं ए। अब हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट पेशेंट हैज अ मेनिंगिटिस डिजीज, कि पेशेंट को जो है ये मेनिंगिटिस डिजीज है विद अ स्टिफ नेक, यानी कि गिवन दैट कि एक पेशेंट की स्टिफ नेक है और उसको मेनिंगिटिस डिजीज होने का चांसेस कितने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। और गिवन इंफॉर्मेशन में है कि डॉक्टर को पता है कि उसके पेशेंट को जो है वो मेनिंगिटिस डिजीज है तो उसको स्टिफ नेक होने के चांसेस 80% होंगे। इफ अ पेशेंट हैज अ मेनिंगिटिस डिजीज, गिवन दैट कि उसको मेनिंगिटिस डिजीज है तो उसको स्टिफ नेक होगी, उसके चांसेस 80% हैं। तो हमारे पास जो लाइकलीहुड है वो यहाँ पर 0.8% दिया हुआ है। और पेशेंट को मेनिंगिटिस डिजीज है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है, जो हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ बी 1/30,000। और एविडेंस की जो प्रोबेबिलिटी है ए की स्टिफ नेक की वो है 2%, जिसको हम सॉल्व करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.02 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब गिवन दैट हमारे पास लाइकलीहुड भी आ गया, प्रायर प्रोबेबिलिटी भी आ गई और एविडेंस प्रोबेबिलिटी भी आ गई, तो ये वैल्यूज हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एक पेशेंट को मेनिंगिटिस होने के चांसेस गिवन दैट कि उसे स्टिफ नेक भी है तो इतने परसेंट है, यानी कि बहुत लो चांसेस है कि अगर एक पेशेंट को गिवन दैट स्टिफ नेक है तो उसको जो है वो मेनिंगिटिस डिजीज होगा, उसके चांसेस बहुत कम है। अब इसके साथ हम लोग एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेक होती है ऑफ प्लेइंग कार्ड्स उसमें हमारे पास टोटल जो कार्ड हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो ये कैलकुलेट करनी है कि उस रैंडम 52 कार्ड्स में से किंग वाला कार्ड उठाने की या सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट कि जो कार्ड्स आपने सिलेक्ट किया है वो फेस कार्ड ही होगा।
फेस कार्ड जो हमारे पास डेक में होते हैं वो हर कलर के 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक। तो टोटल हमारे पास 4 कलर्स हैं। तो हमारे पास 52 की जो डेक है उसमें 12 कार्ड्स जो है वो फेस कार्ड है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है कि गिवन दैट कि 52 कार्ड्स में से आपने जो है वो 52 कार्ड्स में से आपने जो है वो उठाए हैं, आपने एक कार्ड उठाया है, ठीक है। मगर वो जो एक कार्ड है वो उन 12 कार्ड्स में से, यानी कि एक फेस कार्ड है। मगर उस फेस कार्ड में से किंग वाला कार्ड उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो किंग हमारे पास होते हैं टोटल पूरी डेक में 4। तो आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड उठाना है, मगर आपको गिवन दैट ये है कि आपने फेस कार्ड ऑलरेडी उठा लिया है, फेस कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं है। तो उन कार्ड्स में से किंग वाला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमने ये पी ऑफ किंग गिवन फेस कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर हम बेस रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमें पता है कि हमारे पास लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी आ जाती है, यानी कि गिवन दैट के एक कार्ड किंग है तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर प्रायर प्रोबेबिलिटी सिर्फ किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट गिवन दैट कि वो फेस कार्ड है। और उसकी एविडेंस की प्रोबेबिलिटी कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास जो डेक है उसमें 4 किंग होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तो किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/13 है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। फेस कार्ड हमारे पास जो है वो डेक में टोटल 12 होते हैं। तो फेस कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 12/52। उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3/13 आ जाएगा। अब जो लाइकलीहुड है उसने कहा कि गिवन दैट कि कार्ड किंग है उसमें से फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया और हमें पता है कि वो किंग का कार्ड है। तो किंग कार्ड ऑब्वियसली फेस कार्ड होगा। तो 100% चांसेस है कि वो फेस कार्ड ही है। अगर आपने 52 में से किंग सेलेक्ट किया तो किंग होता ही फेस कार्ड है। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 लिखी हुई है, यानी कि 100%। अब हम ये तीनों वैल्यूज जो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि गिवन दैट कि आपने डेक में से फेस कार्ड ही उठाया है, मगर उन फेस कार्ड्स में से किंग कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/3। जो बेस थ्योरम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में यूज होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, या हमने कोई नेक्स्ट स्टेप प्रिडिक्ट करना हो किसी रोबोट का या किसी भी एक मैकेनिज्म का कि नेक्स्ट जो है स्टेप क्या हो सकता है। तो उसके लिए भी हम बेस थ्योरम यूज करते हैं, बिकॉज इट कैलकुलेट्स प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स में, काफ़ी सारे मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम्स में जिसमें हमने डिजीज जो है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, कि पेशेंट की एज ये है, उसके सिम्टम्स ये हैं, तो इस बेस पे कितने चांसेस हैं कि पेशेंट को जो है वो लाइकली जो है वो गिवन डिजीज होगा या नहीं।